लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस द्वारा लिखी गई यह पुस्तक जापान की एक प्राचीन जीवन दृष्टि इकिगाई पर आधारित है। यह किताब हमें यह समझाती है कि लंबे, खुशहाल और संतुलित जीवन का रहस्य छोटे छोटे उद्देश्य, रोजमर्रा की आदतें और सादगी भरे जीवन में छिपा होता है। जापान के ओकिनावा द्वीप के बुजुर्गों के अनुभवों के जरिए यह पुस्तक हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन का इकिगाई खोजें, यानी वह कारण जिसकी वजह से हम हर दिन खुशी से जीते हैं। अध्याय 1। इकिगाई क्या है? इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन का उद्देश्य या वह कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह जागते हैं। जापान के लोग मानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक खास उद्देश्य होता है और जब वह व्यक्ति उस उद्देश्य को पहचान लेता है तब उसे सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। इकी का अर्थ होता है जीवन और गाई का अर्थ है मूल्य या लाभ। इस प्रकार इकिगाई का मतलब हुआ जीवन का वह मूल्य या कारण जिसकी वजह से जीवन जीने योग्य लगता है। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग, जो दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं, इकिगाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं। उनके लिए इकिगाई केवल पैसा कमाना या बड़ा लक्ष्य पाना नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना है, जैसे बागवानी करना, बच्चों को कहानी सुनाना, दोस्तों के साथ समय बिताना या रोज एक काम को प्यार से करना। इकिगाई 4 मुख्य बातों से मिलकर बनता है। 1. आप क्या करना पसंद करते हैं? पैशन। 2. आप किस काम में अच्छे हैं? प्रोफेशन। 3. दुनिया को किस चीज की जरूरत है? मिशन। 4. किस काम के लिए आपको मेहनताना मिल सकता है? वोकेशन। जब कोई काम इन 4 बातों को एक साथ जोड़ता है तो वह व्यक्ति अपने इकिगाई के करीब होता है। इकिगाई का विचार हमें यह भी सिखाता है कि जीवन केवल काम और जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है। असली खुशी तब आती है जब हम हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे दिल को सुकून दे, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह जरूरी नहीं कि इकिगाई कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हो, जैसे करोड़पति बनना या प्रसिद्धि पाना। यह तो वह चीज भी हो सकती है जो आपको अंदर से अच्छा महसूस कराए, जैसे चित्र बनाना, खाना पकाना, पेड़ लगाना या किसी की मदद करना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि इकिगाई को पाना एक यात्रा की तरह है। यह तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब आप खुद से ईमानदारी से सवाल पूछते हैं, मुझे किस काम में मजा आता है, मैं किस काम में कुशल हूं, मैं किस तरह लोगों की मदद कर सकता हूं, तब आप धीरे धीरे अपने इकिगाई को पहचानने लगते हैं। इकिगाई की खोज करने से जीवन में न केवल स्पष्टता आती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। यह व्यक्ति को निरंतर सक्रिय और सकारात्मक बनाए रखता है। अध्याय 2। दीर्घायु जीवन का रहस्य। जापान के ओकिनावा द्वीप को दुनिया की सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोगों की जगह माना जाता है। वहां 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बहुत से लोग स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीते हैं। यह अध्याय यही जानने की कोशिश करता है कि इन लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य क्या है। लेखक बताते हैं कि दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ, केवल अच्छी दवाइयों या डॉक्टरों की वजह से नहीं मिलती। असली रहस्य इन लोगों की जीवन शैली, सोचने का तरीका और दैनिक आदतों में छिपा है। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग बहुत ही साधारण और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। वे रोज सुबह जल्दी उठते हैं, हल्का फुल्का शारीरिक काम करते हैं, ताज़ा भोजन खाते हैं और अपने परिवार व दोस्तों के साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं। इन बुजुर्गों में एक बात समान पाई जाती है, उनमें से हर किसी का कोई न कोई इकिगाई होता है। कोई बागवानी करता है, कोई बच्चों को लोक कथाएं सुनाता है, तो कोई कढ़ाई बुनाई करता है। ये इकिगाई ही उन्हें हर दिन एक नया कारण देता है जागने और खुश रहने का। इन लोगों की खान पान की आदतें भी बहुत खास होती हैं। वे हराहाची-बू नाम का एक सिद्धांत अपनाते हैं, जिसका मतलब है 80% पेट भरने तक खाना, यानी वे कभी भी पेट भर के नहीं खाते, जिससे उनका पाचन ठीक रहता है और शरीर पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। उनका खाना हल्का, ताज़ा और कम कैलोरी वाला होता है, जैसे सब्जियां, सोया उत्पाद, समुद्री पौधे, सीवीड, मछली और बहुत कम मात्रा में मीठा। इसके अलावा ये लोग जीवन में तनाव से दूर रहते हैं। वे खुद को हर हाल में शांत और संतुलित बनाए रखते हैं। वे छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं, जैसे फूलों को पानी देना, दोस्तों से बातें करना या सूरज की रोशनी में टहलना।
उनका जीवन तेज भागती दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। एक और बड़ी बात है इनका सामाजिक जुड़ाव। ओकिनावा में मोआई नाम की एक परंपरा है जिसमें लोग एक छोटे समूह में आजीवन दोस्ती निभाते हैं। ये लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, मिल बैठकर बातें करते हैं और अकेलापन महसूस नहीं होने देते। इस प्रकार का सामाजिक समर्थन मानसिक और भावनात्मक सेहत को मजबूत करता है। इस अध्याय में वैज्ञानिक शोधों का भी जिक्र किया गया है जिनसे पता चलता है कि सकारात्मक सोच, अच्छा खानपान, सक्रिय जीवन शैली और भावनात्मक संतुलन ये सब मिलकर व्यक्ति की उम्र को बढ़ाने में मदद करते हैं। अध्याय 3 इकिगाई और लोगों का दैनिक जीवन। इस अध्याय में लेखक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इकिगाई का जीवन में कितना महत्व है और यह किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन में कैसे प्रभाव डालता है। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों का जीवन वास्तव में एक आदर्श उदाहरण है जहां इकिगाई न केवल उनके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है बल्कि उन्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। इकिगाई और दैनिक जीवन का संबंध यह है कि जब व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ उद्देश्य और दिशा महसूस करता है तो उसका हर दिन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। ओकिनावा के लोग अपनी सुबह की शुरुआत बहुत साधारण तरीके से करते हैं पर उनमें एक गहरी संतुष्टि होती है। उनका जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण होता है लेकिन उनमें एक अंदरूनी शक्ति और खुशी महसूस होती है जो उनके इकिगाई से जुड़ी होती है। हर व्यक्ति का अपना इकिगाई होता है। यह उस काम को करने का कारण होता है जिसे वह पसंद करता है और जो उसे जीवन में उद्देश्य देता है। कुछ लोग बागवानी करते हैं, कुछ पशुपालन में लगे होते हैं तो कुछ अपनी कला जैसे कि संगीत या चित्रकला में लीन होते हैं। ओकिनावा के लोग मानते हैं कि जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए जो हर रोज के कार्यों को अर्थपूर्ण बनाए। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बागवानी करना पसंद है तो वह रोज अपना बागीचा संजीवनी शक्ति से देखता है और इसमें उसे मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। लेखक ने यह भी बताया है कि जब लोग अपने इकिगाई को पहचानते हैं तो वे हर कार्य को एक नई ऊर्जा और जुनून के साथ करते हैं। यह उन्हें किसी भी तनाव या नकारात्मकता से बचाता है क्योंकि वे जानते हैं कि उनका जीवन एक बड़े उद्देश्य से जुड़ा है। वे हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं और यही मानसिकता उनके स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देती है। ओकिनावा में लोग अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ गहरे रिश्तों को महत्व देते हैं। वहां के लोग इस विश्वास के साथ जीते हैं कि अकेलापन जीवन के आनंद को कम कर सकता है और यही वजह है कि वे एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। यह सामाजिक जुड़ाव भी उनके इकिगाई का एक अहम हिस्सा होता है। हर व्यक्ति का जीवन एक दूसरे के जीवन से जुड़ा होता है और एक दूसरे की मदद करना उनके लिए स्वाभाविक है। दैनिक जीवन में ओकिनावा के लोग बहुत सक्रिय रहते हैं। वे शारीरिक श्रम से दूर नहीं भागते बल्कि हर दिन छोटी छोटी शारीरिक गतिविधियां करते हैं जैसे कि पैदल चलना, साइकिल चलाना या बागवानी करना। यह शारीरिक सक्रियता न केवल उनके शरीर को स्वस्थ रखती है बल्कि मानसिक ताजगी भी प्रदान करती है। इस तरह की गतिविधियां उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। इसके अलावा आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी इनके दैनिक जीवन का हिस्सा होता है। ओकिनावा के लोग शांतिपूर्ण ध्यान और साधना में विश्वास करते हैं। यह उन्हें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। हर व्यक्ति का दिन एक सहजता से शुरू होता है जिसमें आत्मा को शांति मिलती है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। अध्याय 4 तनाव से मुक्ति के उपाय। इस अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि तनाव, स्ट्रेस किस प्रकार हमारे शरीर और मन को नुकसान पहुंचाता है और जापानी जीवन शैली से हमें क्या सीख मिल सकती है ताकि हम इस तनाव को कम कर सकें। ओकिनावा के लोग, जो लंबे और खुशहाल जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं, तनाव को बहुत गंभीरता से नहीं लेते बल्कि वे ऐसे तरीकों से जीवन जीते हैं जिससे तनाव उनके जीवन में बस टिक ही नहीं पाता। तनाव एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब हमारा मन या शरीर किसी दबाव में होता है। आज की दुनिया में यह एक आम समस्या बन चुकी है, खासकर उन लोगों के लिए जो तेज और भागदौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि तनाव केवल मानसिक परेशानी नहीं है, यह शरीर की बीमारियों की भी जड़ बन सकता है, जैसे दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा और पाचन संबंधी समस्याएं।
ओकिनावा के लोग तनाव से दूर रहने के लिए कुछ खास आदतों का पालन करते हैं। सबसे पहली बात है धीमा और शांत जीवन। वे जल्दी उठते हैं, अपना दिन धीरे धीरे और आराम से शुरू करते हैं, बिना किसी हड़बड़ी के। उनके पास हर काम के लिए समय होता है, चाहे वह खाना पकाना हो, बागवानी करना हो या दोस्तों से मिलना हो। दूसरी बात है सकारात्मक सोच। वे हर परिस्थिति को एक शांति से देखते हैं और समस्याओं को बड़े दृष्टिकोण से समझते हैं। वे यह मानते हैं कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, इसलिए वे समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि समस्या पर। ओकिनावा में लोग ध्यान, मेडिटेशन और सांस लेने की तकनीक, ब्रीदिंग टेक्निक्स का भी उपयोग करते हैं। ये तकनीकें मन को शांत करने में मदद करती हैं और शरीर में तनाव के हार्मोन को कम करती हैं। सांस की गति को धीमा करके व्यक्ति अपने मन और शरीर को संतुलन में ला सकता है। जब भी वे खुद को तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो कुछ समय के लिए अकेले बैठकर गहरी सांस लेते हैं, जिससे उनके विचार भी शांत हो जाते हैं। एक और तरीका है प्राकृतिक चीजों से जुड़ाव। ओकिनावा के लोग पेड़ों, फूलों और समुद्र के साथ गहरा संबंध महसूस करते हैं। वे रोज बागवानी करते हैं, खुले वातावरण में समय बिताते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य से मानसिक ताजगी प्राप्त करते हैं। यह प्रकृति से जुड़ाव उनके तनाव को स्वाभाविक रूप से कम कर देता है। ओकिनावा की एक खास परंपरा है मोआई। यह एक सामाजिक समूह होता है जहां दोस्ती, सहयोग और साझा भावनाएं होती हैं। जब लोग अकेले महसूस करते हैं तो तनाव बढ़ता है, लेकिन जब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, बात करते हैं और सहयोग करते हैं तो मानसिक बोझ हल्का हो जाता है। मोआई जैसी व्यवस्था व्यक्ति को यह एहसास दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। इसके अलावा वे हंसी और खेल को भी अपने जीवन में शामिल करते हैं। हंसी को एक दवा की तरह देखा जाता है जो शरीर और मन को हल्का करती है। वे मिलकर पारंपरिक खेल खेलते हैं, संगीत सुनते हैं और मजाक करते हैं, जिससे तनाव खुद ब खुद कम हो जाता है। अध्याय 5 फ्लो, कार्य में पूर्ण एकाग्रता की अवस्था। इस अध्याय में लेखक उस मानसिक अवस्था के बारे में बताते हैं जिसे फ्लो कहा जाता है। फ्लो वह स्थिति होती है जब व्यक्ति किसी काम में पूरी तरह डूब जाता है, इतना कि उसे समय का एहसास भी नहीं होता। उसका ध्यान पूरी तरह उसी काम में केंद्रित होता है और वह न तो थकान महसूस करता है और न ही तनाव। यह अवस्था गहरी एकाग्रता, आनंद और सृजनात्मकता से भरी होती है। फ्लो की स्थिति में व्यक्ति न तो बहुत आसान काम करता है और न ही बहुत कठिन। वह ऐसा काम करता है जो उसकी क्षमता के बराबर होता है, जिसमें चुनौती भी हो, लेकिन वह उसे संभाल सके। जब यह संतुलन बनता है तब व्यक्ति फ्लो में चला जाता है। उदाहरण के लिए, कोई कलाकार जब चित्र बना रहा होता है या कोई लेखक जब लेखन में डूबा होता है तो वह फ्लो की अवस्था में होता है। फ्लो की खास बात यह है कि यह व्यक्ति को न केवल खुश करता है बल्कि उसकी मानसिक क्षमता को भी बढ़ाता है। जब मन पूरी तरह किसी रचनात्मक या सार्थक कार्य में लगा होता है तो उसमें नकारात्मक विचारों के लिए जगह नहीं बचती। इस वजह से चिंता, तनाव और असंतोष दूर हो जाते हैं। फ्लो केवल कलाकारों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं होता, यह किसी भी इंसान के जीवन में आ सकता है, चाहे वह बागवानी कर रहा हो, खाना बना रहा हो, बच्चों को पढ़ा रहा हो या किसी मशीन को सुधार रहा हो। जब हम अपने काम को दिलचस्प बना लेते हैं और उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, तब हम फ्लो की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि फ्लो की स्थिति हमारे इकिगाई से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति वह कार्य करता है जो उसे पसंद है, जिसमें वह अच्छा है और जो दूसरों के लिए उपयोगी भी है, तब वह अधिक समय तक फ्लो में रह सकता है और ऐसा करते करते वह अपने जीवन में संतुलन और उद्देश्य महसूस करता है। ओकिनावा के लोग फ्लो की स्थिति को रोजमर्रा के कामों में प्राप्त करते हैं। वे कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते, चाहे वह सब्जियां काटना हो या कपड़े सिलना, वे उसे पूरे ध्यान और मन से करते हैं। इस तरह के साधारण कामों में भी वे आनंद ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वे उस समय केवल वही काम कर रहे होते हैं और बाकी सारी बातें भूल जाते हैं। फ्लो की स्थिति में समय का अनुभव बदल जाता है। व्यक्ति को लगता है कि समय बहुत तेज बीत गया और जब वह काम खत्म करता है तो उसे गहरा संतोष और खुशी मिलती है। यह मन को थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा देता है। यही कारण है कि फ्लो को एक तरह का मेंटल नरिशमेंट
यानी मानसिक पोषण माना जाता है। फ्लो की स्थिति पाने के लिए जरूरी है कि हम डिस्ट्रैक्शंस यानी ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। जब मोबाइल, सोशल मीडिया या शोरगुल हमारे आसपास होता है, तब हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता। लेकिन जब वातावरण शांत होता है और काम दिलचस्प होता है, तब फ्लो की संभावना बढ़ जाती है। अध्याय 6, चीगोंग और योगा, शरीर और मन का संतुलन। इस अध्याय में लेखक 2 प्राचीन अभ्यासों, चीगोंग और योगा, के बारे में बताते हैं, जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखने में मदद करते हैं। ये दोनों पद्धतियां सदियों से चली आ रही हैं और आज भी दुनिया भर में लोग इन्हें अपनाकर शारीरिक और मानसिक शांति पाते हैं। चीगोंग चीन की एक पारंपरिक अभ्यास प्रणाली है, जिसमें सांस लेने की तकनीकें, धीमी गति से की जाने वाली शारीरिक क्रियाएं और मानसिक ध्यान शामिल होता है। इसका उद्देश्य शरीर के अंदर मौजूद जीवन ऊर्जा को संतुलित और सशक्त बनाना होता है। ओकिनावा के कई लोग चीगोंग का अभ्यास करते हैं क्योंकि यह न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, बल्कि मन को भी शांति देता है। चीगोंग की गतिविधियां बहुत शांत और सरल होती हैं। इसमें शरीर को धीरे धीरे मोड़ा और सीधा किया जाता है, जिससे जोड़ों में गति बनी रहती है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह ठीक रहता है। इसके साथ साथ गहरी सांस लेना और सांस छोड़ना होता है, जिससे व्यक्ति का मन एकाग्र होता है और तनाव कम होता है। यह ध्यान और व्यायाम का एक सुंदर मेल है। दूसरी ओर, योगा भारत की एक प्राचीन विधा है, जो न केवल शारीरिक आसनों, पॉस्चर्स तक सीमित है, बल्कि यह एक पूरी जीवन शैली है। योग का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधना है। ओकिनावा के कई लोग योग के अभ्यास को भी अपनाते हैं, खासकर ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, श्वास नियंत्रण और कुछ सरल आसनों को। योगा के अभ्यास से शरीर में लचीलापन, मजबूती और संतुलन आता है। यह रीढ़ की हड्डी को सीधा और स्वस्थ रखता है, पाचन को बेहतर बनाता है और मन को तनाव से मुक्त करता है। योग में सावधानीपूर्वक जीवन जीना सिखाया जाता है, यानी व्यक्ति अपने शरीर, मन और भावनाओं के प्रति जागरूक बनता है। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने भी योगा और चीगोंग के लाभों को प्रमाणित किया है। शोधों में पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से इनका अभ्यास करते हैं, उनका रक्तचाप, तनाव का स्तर और नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। साथ ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक मजबूत होती है। योगा और चीगोंग दोनों का एक समान पहलू यह है कि इनमें सांस की गति और ध्यान का विशेष स्थान होता है। व्यक्ति जब अपनी सांसों पर ध्यान देता है, तो उसका मन वर्तमान क्षण में टिकता है। इससे मन की उथल-पुथल शांत होती है और व्यक्ति खुद को ज्यादा संतुलित महसूस करता है। ओकिनावा के लोग इन विधाओं को अपने दैनिक जीवन में इस तरह शामिल करते हैं जैसे कोई सुबह की चाय। वे इन अभ्यासों को केवल शारीरिक व्यायाम के रूप में नहीं देखते, बल्कि इन्हें जीवन की ऊर्जा को जगाने और बनाए रखने का माध्यम मानते हैं। वे मानते हैं कि जब मन और शरीर दोनों शांत और संतुलित हों, तभी जीवन सुखद और लंबा हो सकता है। अध्याय 7, वर्तमान में जीने की कला, माइंडफुलनेस। इस अध्याय में लेखक माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीने की कला को समझाते हैं। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होता है। न तो वह अतीत की चिंता करता है और न ही भविष्य की उलझनों में फंसा होता है। यह मानसिक शांति, स्पष्टता और आनंद का स्रोत है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं उसे पूरी जागरूकता और ध्यान से करें। चाहे हम खाना खा रहे हों, चल रहे हों, बात कर रहे हों या सांस ले रहे हों, अगर हम इन कार्यों को बिना भटके हुए ध्यान से करें तो हम माइंडफुल हो जाते हैं। ओकिनावा के लोग इसी तरह का जीवन जीते हैं। वे हर छोटे कार्य को भी गंभीरता और शांति से करते हैं। वे जल्दीबाजी या एक साथ कई काम करने से बचते हैं। लेखक बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में माइंडफुलनेस की बहुत जरूरत है, क्योंकि लोग ज्यादातर समय या तो बीते हुए कल की सोच में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। इससे उनका मन हमेशा व्यस्त और अशांत रहता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने मन को वर्तमान क्षण में टिकाना सीख जाता है, तो उसे मानसिक हल्कापन और ऊर्जा महसूस होती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए कुछ आसान तरीकों का जिक्र इस अध्याय में किया गया है। सबसे पहला तरीका है सांस पर ध्यान देना। जब हम गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं,
और इस प्रक्रिया को ध्यान से महसूस करते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। इससे हम अपने भीतर लौट पाते हैं। दूसरा तरीका है धीरे और सजग होकर कार्य करना। ओकिनावा के लोग जैसे बागवानी करते हैं, खाना बनाते हैं या सिलाई करते हैं, वे पूरी तरह उस काम में डूबे रहते हैं। वे हर कदम को महसूस करते हैं। यह आदत उन्हें माइंडफुल बनाती है और तनाव से दूर रखती है। तीसरा तरीका है प्रकृति से जुड़ाव। पेड़ पौधे देखना, पक्षियों की आवाज सुनना, आकाश को निहारना, ये सब गतिविधियां व्यक्ति को वर्तमान क्षण में लाती हैं। ओकिनावा के लोग दिन का कुछ समय प्रकृति के बीच बिताते हैं। यह उन्हें भीतर से शांत और स्थिर बनाए रखता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने लगता है। वह यह पहचानने लगता है कि कौन सी भावना कब और क्यों आ रही है। इससे वह बिना प्रतिक्रिया दिए शांत रह सकता है। यह मानसिक परिपक्वता लाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि माइंडफुलनेस केवल ध्यान की प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब व्यक्ति हर बात को पूरी चेतना के साथ करता है, तब उसका जीवन अधिक सजीव और गहरा बनता है। वह छोटी छोटी चीजों में भी आनंद ढूंढने लगता है, जैसे चाय की चुस्की, हवा की ठंडक, किसी की मुस्कान। अध्याय 8 जापान के दीर्घायु व्यक्तियों की जीवन कथाएं। इस अध्याय में लेखक जापान, खासकर ओकिनावा के उन लोगों की जीवन कथाएं साझा करते हैं जो 90 या 100 वर्ष से भी ज्यादा जी चुके हैं। ये लोग सिर्फ लंबे समय तक जीवित ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने जीवन को सक्रिय, खुश और स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से जिया। इनकी जिंदगी से यह जानने को मिलता है कि दीर्घायु केवल शारीरिक देखभाल से नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक संतुलन से भी जुड़ी होती है। ओकिनावा के बुजुर्गों का दिन एक विशेष सादगी और लय, रिदम से भरा होता है। वे सूरज उगने से पहले उठते हैं, धीरे धीरे दिन की शुरुआत करते हैं और अपने छोटे छोटे काम खुद करते हैं। इनमें बागवानी, खाना पकाना, सिलाई या अपने पालतू जानवरों की देखभाल शामिल होती है। उनका शरीर लगातार हल्की फुल्की गतिविधि में बना रहता है, जिससे उनकी मांसपेशियां और जोड़ सक्रिय रहते हैं। लेखक बताते हैं कि इन दीर्घायु लोगों में एक चीज समान है, उनका इकिगाई यानी जीवन का उद्देश्य। चाहे वह बच्चों को पारंपरिक संगीत सिखाना हो, अपने गांव के लिए कढ़ाई के कपड़े बनाना हो या हर दिन बाग में फूल लगाना हो, हर किसी के पास कोई न कोई ऐसा काम है जो उन्हें सुबह उठने की प्रेरणा देता है। एक महिला जिनकी उम्र 102 साल थी, वह रोज अपने बगीचे में कम से कम 1 घंटे तक काम करती थीं। उन्होंने बताया कि मिट्टी में हाथ डालने से उन्हें जीवन का अनुभव होता है और हर नया पौधा उनके चेहरे पर मुस्कान लाता है। इसी तरह एक 98 वर्षीय बुजुर्ग पुरुष हर शाम अपने दोस्तों के साथ बैठकर पारंपरिक खेल खेलते थे। उन्होंने कहा कि हंसी और साथ होना ही असली दवा है। इन बुजुर्गों की खानपान की आदतें भी ध्यान देने लायक हैं। वे कम मात्रा में भोजन करते हैं और हमेशा हल्का भोजन लेते हैं, जैसे ताज़ी सब्जियां, समुद्री शैवाल, टोफू और हरी चाय। वे हारा हाचिबू सिद्धांत का पालन करते हैं, जिसका मतलब है तब खाना बंद कर दो जब पेट 80% भर चुका हो। इससे शरीर पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता और पाचन तंत्र हमेशा बेहतर काम करता है। इन लोगों की एक और खासियत है मोआई। यह एक सामाजिक समूह होता है जिसमें उम्रदराज लोग रोज मिलते हैं, बातें करते हैं, साथ खाते पीते हैं और जिंदगी के अनुभव साझा करते हैं। इससे उनका अकेलापन दूर होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। लेखक ने कुछ उदाहरणों के जरिए यह दिखाया कि ये लोग आधुनिक सुख सुविधाओं के बिना भी बहुत संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। उनके लिए असली खुशी रिश्तों में, काम में, प्रकृति में और उद्देश्य में छिपी है। वे अपने हर दिन को एक उपहार की तरह जीते हैं, धीरे, शांति से और पूरे मन से। अध्याय 9 स्वयं का इकिगाई कैसे खोजें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हर इंसान का अपना एक इकिगाई होता है, यानी वह कारण जिसके लिए वह सुबह उठता है, जो उसे प्रेरणा देता है और जिसकी वजह से उसका जीवन अर्थपूर्ण लगता है। लेकिन यह इकिगाई हमें पहले से तैयार नहीं मिलता, इसे हमें अपने भीतर तलाशना होता है। यह एक आंतरिक यात्रा है जिसमें व्यक्ति खुद से सवाल करता है और धीरे धीरे अपने उद्देश्य को पहचानता है। इकिगाई खोजने का पहला कदम है
खुद से ईमानदारी से बात करना। व्यक्ति को यह समझना होता है कि उसे असल में क्या पसंद है, कौन से काम उसे समय का एहसास कराए बिना आनंद देते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि एक कागज पर 4 प्रश्नों के उत्तर लिखें। 1. मुझे क्या करना पसंद है। 2. मैं किस काम में अच्छा हूं। 3. दुनिया को मेरी किस चीज की जरूरत है। 4. मैं किस काम के लिए पैसे कमा सकता हूं। जब इन चारों सवालों के बीच का मेल ढूंढा जाता है तो वहीं से इकिगाई का रास्ता खुलता है। अक्सर लोग किसी 1 या 2 क्षेत्रों में जवाब ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब सभी चारों जवाब मिल जाते हैं तो जीवन में संतुलन और स्थिरता आ जाती है। लेखक बताते हैं कि इकिगाई कोई एक बड़ा लक्ष्य नहीं होता जो अचानक सामने आ जाए। यह धीरे धीरे विकसित होता है, जैसे बीज से पौधा बनता है। कई बार छोटे छोटे संकेत मिलते हैं, जैसे कोई पुराना शौक, कोई काम जो बचपन में अच्छा लगता था, या ऐसा कोई पल जिसमें आत्मा खुश हो जाती है। उन पलों को पहचानना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनका इकिगाई केवल नौकरी या पेशे से जुड़ा होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। इकिगाई किसी सेवा, रिश्ते, शौक, कला या समाज के लिए किए गए किसी योगदान में भी छिपा हो सकता है। ओकिनावा के कई दीर्घायु लोगों का इकिगाई खेती, बच्चों को कहानी सुनाना या पारंपरिक संगीत सिखाना है। इकिगाई खोजने में धैर्य और ध्यान की जरूरत होती है। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है कि जल्दी पता चल जाए। लेखक यह भी बताते हैं कि अकेलेपन में, प्रकृति के बीच या ध्यान करते समय मन शांत होता है और वहीं पर इकिगाई की झलक मिल सकती है। खुद से सवाल करना, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, क्या मैं दूसरों के जीवन में कोई फर्क ला सकता हूं। इन सवालों के जवाब धीरे धीरे रास्ता दिखाते हैं। एक और तरीका है नए नए कामों को आजमाना। जब हम अलग अलग चीजें करते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन सा काम हमारे दिल के करीब है। जो काम करते समय मन शांत, ध्यान केंद्रित और प्रसन्न हो जाए, वही इकिगाई के करीब ले जाता है। इकिगाई हमें सिखाती है कि जीवन की असली खूबसूरती दौड़ भाग और बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन साधारण कामों में है जिन्हें हम प्यार से करते हैं। इस किताब के जरिए हम यह समझ पाते हैं कि एक लंबा और खुशहाल जीवन पाने के लिए जरूरी है अपने उद्देश्य को पहचानना, मन और शरीर को संतुलित रखना और हर दिन को पूरी जागरूकता के साथ जीना। यह पुस्तक हमें सिर्फ जीवन जीने का तरीका नहीं देती, बल्कि जीने की एक गहरी समझ भी देती है, सरलता, संतुलन और आत्मखोज की ओर ले जाती हुई।